बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। चिन्मयानंद मामले में अखाड़ा परिषद अपनी साबिका मौकिफ से पलट गया है। अखाड़े ने चिन्मयानंद की हिमायत करने का फैसला किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि चिन्मयानंद को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, इनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने चिन्मयानंद पर इल्जाम लगाने वाली लड़की के किरदार पर भी सवाल उठाए हैं। जो लड़की प्लान बे में और जो लड़के प्लान बे में उनको कुछ खिला पिला करके अश्लील फोटो जो निकाली है, वह लोगों को बदनाम करने के लिए एक साजिश चल रही है, महात्मा को बदनाम करने के लिए। तो चिन्मयानंद के साथ हम लोग इसलिए हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। लड़की को जेल डालना बिल्कुल उचित था, क्योंकि ये जांच का विषय है कि लड़की ने महाराज को विश्वास में लेकर के कुछ गोली खिलाई है, और गोली खिलाने के बाद उनके साथ जो रंगदारी मांगी है वो इससे शंका प्रकट होती है। तो चिन्मयानंद का हम लोग अखाड़ा परिषद वहाँ कोई विशेष निर्णय नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि उनके साथ अन्याय हुआ। तो इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, बातचीत करेंगे, रुख करेंगे इलाहाबाद का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर जुड़ रहे हैं। मुश्ताक आमिर, अखाड़ा परिषद के मौकिफ में तब्दीली देखी जा रही है, इस तब्दीली की वजह क्या है? आखिर ये तब्दीली कैसे अखाड़ा परिषद के मौकिफ में आ गई? बड़ी हैरान बात है मुश्ताक आमिर, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताते हुए चले अपने नाज़रीन को एक बार फिर से कि चिन्मयानंद मामले में अखाड़ा परिषद अपनी साबिका मौकिफ से पलट गया है। अब अखाड़े ने चिन्मयानंद की हिमायत करने का फैसला कर लिया है। कुछ देर पहले आप नरेंद्र गिरी का रद्द-ए-अमल सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि साजिश के तहत चिन्मयानंद को फंसाया जा रहा है और उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि एक लॉ के स्टूडेंट ने इल्जाम लगाया था, जिसके बाद चिन्मयानंद को काफी माथा पच्ची करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के बाद आपको बता दें तीसरे दिन ही तालिबा को भी हिरासत में लिया गया, फिर उसके बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब अखाड़ा परिषद के मौकिफ में तब्दीली देखी जा रही है। एक बार फिर से रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मुश्ताक आमिर का और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मौकिफ में तब्दीली को क्या समझा जाए मुश्ताक, और आखिर ये तब्दीली अखाड़ा परिषद के मौकिफ में कैसे आ गई, स्टैंड में कैसे आई? मुनज़्ज़ा, ये बड़ी हैरत की बात है कि अभी चंद दिनों पहले की बात है जब अखाड़ा परिषद ने चिन्मयानंद पर जो लगे हुए इल्जामात थे उस पर बहुत सीरियस डिसीजन लेते हुए उनको तमाम अखाड़ों से बाहर कर दिया था, उनको एक तरह से टाट बाहर कर दिया था और उनका बाइकाट कर दिया था। आपको ये बता दें कि चिन्मयानंद का जो कद है अखाड़ा परिषद में वो बहुत बड़ा है, और चिन्मयानंद खुद अखाड़ा परिषद में शामिल महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। तो उनका बहुत दबदबा है, बहुत असर है अखाड़ा परिषद पर। एक बहुत बड़ी शख्सियत, कदावर शख्सियत है चिन्मयानंद की, और मजहबी एतबार से भी उनका कद बहुत बड़ा है और सियासी एतबार से उनका कद बहुत बड़ा है। कि आप जानते हैं कि वो होम मिनिस्टर रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, विदेश राज्य मंत्री उसके अटल बिहारी सरकार के जमाने में। तो जाहिर है कि एक बड़ा सियासी कद होने से और मजहबी कद होने का असर तो है। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो अखाड़ा परिषद ने ये कही है कि चिन्मयानंद पर जो इल्जामात लगे हैं वो एक साजिश के तहत लगाया गया है। अखाड़ा परिषद के जो सदर हैं महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि उन्होंने वो तमाम वीडियोस देखी हैं जो उन तक पहुंची हैं, जो चिन्मयानंद पर रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट और जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात जिसकी बुनियाद पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने ये वीडियो देखी और उसमें जो आवाजें सुनी, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि लड़की ने जिसने ये इल्जाम लगाया था, मुतासरा लड़की ने उनको फंसाने की कोशिश की है, ऐसा चिन्मयानंद का कहना है और महंत नरेंद्र गिरी का कहना है। और उन्होंने कहा कि चिन्मयानंद ने भी ये सारे इल्जामात जो हैं वो शुरू में उन्होंने कबूल कर लिया था, लेकिन अब जो है वो एक प्रेशर में थे उस वक्त, लेकिन अब ये इल्जामात पर वो एक तरह से अपनी सफाई दे रहे हैं। तो जाहिर है कि चिन्मयानंद से लोग मिले होंगे और अखाड़ा परिषद ने उनकी राय जानने की कोशिश की होगी। तो चिन्मयानंद से मुलाकात और फिर अखाड़ा परिषद से मुलाकात, तो इस तरह से उनकी राय बदलने में चिन्मयानंद एक तरह से वो कामयाब हो गए हैं। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि चिन्मयानंद के खिलाफ जो अखाड़ा परिषद के तमाम लोग थे अब वो उनके साथ हैं। वो हर तरह के साथ देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चिन्मयानंद का एक तो समाजी सतह पर हम साथ देंगे, यानी साधु संत जो हैं जो समाजी सतह पर उनका साथ देंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि
कि हम कानूनी सतह पर भी चिन्मयानंद के खिलाफ जो लड़ाई है वो कानूनी सतह पर भी हम उनका साथ देंगे। और एक बात और उन्होंने कही है कि जो 10 अक्टूबर को जो मीटिंग होने जा रही है अखाड़ा परिषद की हरिद्वार में, उसमें चिन्मयानंद को दोबारा वापस लेने का फैसला कर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये फैसला जो लिया गया, ऑफ द रिकॉर्ड जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये फैसला जो लिया गया था बाद शवाहिद की बिना पर लिए गए थे, लेकिन वो शवाहिद वो चीजें बाद में वो क्लियर नहीं हो पाई, वो साबित नहीं हो पाई। तो एक तरह से उन्होंने कहा है कि चिन्मयानंद पर अन्याय हो रहा है, उनके साथ बेइंसाफी हुई है, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। और खास तौर पर जिस लड़की ने उन पर इल्जाम लगाया था उस पर बहुत सीरियस एलिगेशन अखाड़ा परिषद की तरफ से लगाया गया है और कहा गया है कि वो उस लड़की पर इल्जाम लगाया है अखाड़ा परिषद ने कि उनको उन्होंने फंसाने की कोशिश की है, उनके कद का इस्तेमाल किया है। तो एक तरह से यू टर्न ले लिया अखाड़ा परिषद ने और इस तरह से चिन्मयानंद को एक बहुत बड़ी अखलाकी जो सहारा मिलना चाहिए था, हिमायत मिलनी चाहिए थी, वो अखाड़ा परिषद की तरफ से मिल गई है। तो अब देखना यह है कि अखाड़ा परिषद चिन्मयानंद की हिमायत में किस हद तक आगे जाता है। जाहिर सी बात है, ये आगे देखने वाली बात होगी कि चिन्मयानंद जिस तरीके से अभी जेल में बंद हैं और जब अखाड़ा परिषद उनकी हिमायत करने का ऐलान अब कर चुका है तो किस तरह की हिमायत चिन्मयानंद की अखाड़ा परिषद करता है। मौक़िफ़ में तब्दीली है, इससे पहले बाइकॉट किया गया था चिन्मयानंद का अखाड़ा परिषद की तरफ से। बेहद शुक्रिया मुश्ताक आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। और अब बात करेंगे आरटीसी मुलाजमीन और तेलंगाना सरकार के सख्त फैसले की। तेलंगाना आरटीसी के 48,000 हड़ताली मुलाजमीन को हुकूमत ने बरतरफ कर दिया है, यानी उनकी छुट्टी कर दी गई है। आरटीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर नशी अश्वितामा रेड्डी ने हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन को खौफजदा करने की पॉलिसी इख्तियार कर रही है, लेकिन JAC यानी ज्वाइंट एक्शन कमेटी इस तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया की तारीख में किसी भी मकाम से 48,000 मुलाजमीन को बैक वक्त बरतरफ नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर नशी का। इन्होंने हुकूमत का मौक़िफ़ इंतहाई आमराना है, इस तरह का इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के खिलाफ भी है। इन्होंने मजीद कहा कि रियासत में अब जमहूरियत को बचाने के लिए तहरीक शुरू की जाएगी। आरटीसी मुलाजमीन यूनियन के लीडरों ने आज गन पार्क पर एहतजाज करने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया और इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल करने की इजाजत भी नहीं दी गई। ने कहा है कि माजूरों के साथ ये नाइंसाफी है और इसके लिए मुलाजमीन के हक में हम हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। ये कहना है बीजेपी लीडर डॉक्टर लक्ष्मण का। मुझे ताजुब हो रहा, ये मुख्यमंत्री ये क्या तेलंगाना को क्या समझ रखा है। देश भर में ऐसा तो कोई चीफ मिनिस्टर इतना साहस नहीं किया। रातों रात 50,000 लोग कई सालों से दशाब्दों से जो काम कर रहे हैं उनको रातों रात निकाल के फेंक देना। आज तेलंगाना में, तेलंगाना के लिए जो लड़े लोग आरटीसी वाले सबसे पहले जो स्ट्राइक किए तेलंगाना के, जब स्ट्राइक किए यही केसीआर ने जाके उस दिन वो जो सरकार थी उसको जिस तरह धमकी दिया, मालूम आप किससे खेल रहे, आग से आप खेल रहे। आज मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आप आज आग से खेलना चाह रहे, जरूर आप इसको बुकना पड़ेगा। आज सिर्फ आरटीसी एम्प्लॉयज ही नहीं, या स्टूडेंट्स हो या यूथ हो, सभी तबाह हो गए हैं। जो आज बेरोजगार है और सेलेक्ट होने के बाद पोस्टिंग भी नहीं दिया जा रहा है, साल के ऊपर हो गया है, वो भी आज आके लड़ना। और लगभग 11-20 IAS ऑफिसर प्रोबेशनरी कंप्लीट होने के बावजूद आज लगभग 1 साल हो गया, उनको भी पोस्टिंग नहीं दिया। क्या बनना चाह रहे हैं आप? तेलंगाना को क्या करना चाह रहे हैं? अपना खुद का एक राज्यांग बना के चलाना चाह रहे हैं क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये जो लोगों के खिलाफ जो भी आज निर्णय ले जा रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे। जिस तरह हम इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जिस तरह आप घोटाला करें, लगभग 27 स्टूडेंट्स जो खुदकुशी किया, हम नेशनल लेवल पर इश्यू बनाए, इसी तरह ये इश्यू भी हम नेशनल लेवल पर बनाएंगे। हमारे डेमोक्रेटिक हिसाब से जो लड़ना है हम उसके साथ जरूर लड़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर इलाहाबाद से आ रही। राम मंदिर के बारे में अखाड़ा परिषद ने अहम बयान दिया है। 10 अक्टूबर को हरिद्वार में होने वाली मीटिंग में राम मंदिर की तामीर पर गौर-व-खौज किया जाएगा।
अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने ये बयान दिया है। संतों की मीटिंग आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को होने वाली है और इस मीटिंग में राम मंदिर का इशू सबसे अहम होगा, ये कहना है अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। तो राम मंदिर के बारे में अखाड़ा परिषद ने अहम बयान दिया है। 10 अक्टूबर को हरिद्वार में एक मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि राम मंदिर की तामीर पर गौर किया जाएगा। संतों की ये मीटिंग है जिसमें सबसे अहम इशू जो रहेगा वो राम मंदिर ही रहेगा। वह आने वाले 2021 के कुंभ मेले के विषय में है, लेकिन राम मंदिर के विषय में चर्चा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। को लेकर अखाड़ा परिषद अपनी मीटिंग जो इनकाद कर रहा है, जिस मीटिंग का उस मीटिंग में बातचीत करने वाला है, गौर करने वाला है। 10 अक्टूबर को ये मीटिंग हरिद्वार में होने वाली है। इस मीटिंग के ताल्लुक से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। एक बार फिर से इलाहाबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुश्ताक, जो 10 तारीख को हरिद्वार में मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि राम मंदिर की तामीर पर गौर किया जाएगा। क्या कुछ इस मीटिंग में फैसले भी लिए जाने की तवक्को है, इम्कान है? सना, सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ, मैंने मुनज़्ज़ा समझ लिया था और मुनज़्ज़ा कह के मैंने खिताब किया था। सना, मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो मीटिंग 10 अक्टूबर को होने वाली है वो सन 2020 में जो हरिद्वार में कुंभ होने वाला है, कुंभ का मेला होने वाला है, उसकी तैयारियों के सिलसिले में ये मीटिंग रखी गई है। लेकिन इस मीटिंग के जो एजेंडा में है वो राम मंदिर की तामीर जो है वो सरे फेरिस्त है। आप जानती हैं कि राम मंदिर का जो मसला है, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट में वो ज़ेरे समाअत है और तकरीबन डे बाय डे हेयरिंग हो रही है उसकी, और इसका फैसला जल्द मुतवक्के है। तो यहाँ पर यूपी में खासतौर से अखाड़ा परिषद और उससे जुड़े हुए जितने अखाड़े हैं जो राम मंदिर की तहरीक से जुड़े रहे हैं, राम मंदिर के आंदोलन को उन्होंने बढ़ चढ़ के चलाया है, तो अब ये काफी एक्टिव हो गए हैं और ये इस मसले पर वो खुलकर बयान दे रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। और यहाँ पर जो दुर्गा पूजा और दशहरा और विजयदशमी की जो तकरीबात मनाई जा रही हैं उसमें भी राम मंदिर का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। तो ये जो मीटिंग हो रही है उसमें राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में कोई हिकमत अमली तैयार करने की बात कही है महंत नरेंद्र गिरी ने। गर्चे उन्होंने कैमरे पर ये बात तो नहीं कही, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये बात उन्होंने कही है कि हम राम मंदिर के फेवर में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो राम मंदिर की तामीर और उसको लेकर के जो तकनीकी चीजें हैं हम उसको किस तरह से किया जाएगा उस पर हम गौर करेंगे। और बहुत पुरुम्मीद और पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे महंत नरेंद्र गिरी राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में। उन्होंने बल्कि दावा भी इस हद तक किया कि राम मंदिर के हक में फैसला आएगा और हिंदू समाज पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और पुरुम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो राम मंदिर के हक में आएगा। तो एक बड़ा फैसला 10 अक्टूबर को राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में लिया जा सकता है। और कुंभ की तैयारी का सिलसिला जो है वो तो जाहिर है एक रूटीन का मामला है जिस पर वो कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो उनका एजेंडा है वो राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में है। अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है तो उस मामले में क्या हिकमत अमली होगी, उसको किस तरह से समाजी सतह पर, सियासी सतह पर, मजहबी सतह पर किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, इसको लेकर के वो 10 तारीख को हरिद्वार में अखाड़ा परिषद इस पे गौर करेगा। और यकीनन वो जो बात होगी, जो उनका फैसला होगा वो बहुत अहम होगा पूरे समाज के लिए, मुल्क के लिए और उन लोगों के लिए जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। तो 3 दिनों बाद अखाड़ा परिषद की मीटिंग हरिद्वार में होने वाली है और राम मंदिर को लेकर हिकमत अमली क्या मुरतब की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया मुश्ताक आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि संघ पर कोई जासूसी का इल्जाम आयद नहीं किया जा रहा, बल्कि बीजेपी और बजरंग दल के कुछ लीडरों पर आईएसआई के लिए जासूसी का इल्जाम है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मेरे साथ। सर, लगातार आप संघ पे निशाना लगा रहे हैं। आज ही वीएचपी के आलोक कुमार साहब हैं, उन्होंने कहा कि सीबीआई को आपसे पूछताछ करनी चाहिए जो आपने जासूसी के आरोप लगाए हैं। मेरा संघ पर आरोप नहीं है, मेरा आरोप भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कुछ नेताओं पर है जिन्हें कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, आईएसआई से पैसा लेकर पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए उन्हें
गिरफ्तार किया गया था, उन पर मुकदमा दायर हुआ था, गिरफ्तार किया गया था और फिर उन्हीं के शासनकाल में उनकी जमानतें भी हो गई। मेरी आपत्ति इस बात की है कि जो व्यक्ति ISI से पैसा लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, उसकी जमानतें कैसे हो गई? उन पर देशद्रोह के कानून की जो धाराएं लगी हैं, उन पर माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत कैसे दे दी? उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। आज भी सर आपने ट्वीट किया है और फिर सवाल अपना वही कह के आप अपने तथ्यों पे है सरकार, तो क्या आप सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं ये VHP बजरंग दल के जरिए? नहीं, मैं उन लोगों पर अटैक कर रहा हूं जो पाकिस्तान से ISI से पैसा लेकर उनकी जासूसी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं मैं। तो सरकार कार्रवाई आपकी बात पे नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं मिले जुले हैं सब? सरकार की बात नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी अपील की हुई है सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत की, उस पर शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का पूरा ध्यान देना चाहिए कि उन पर कार्रवाई हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। सर VHP के आलोक कुमार साहब कहते हैं कि CBI आपसे पूछताछ करे इन सब आरोपों को, जो आपने आरोप लगाए हैं बजरंग दल या दूसरे संगठनों को लेके, CBI केंद्र के हाथ में, तो वो क्यों नहीं कोई कदम उठा रहे? मैं नहीं जानता आलोक कुमार जी कौन है, न मेरा उनसे परिचय है, लेकिन ऐसा लगता है उनको कानून का ज्ञान भी नहीं है, न सरकारी व्यवस्था का ज्ञान है। अगर ज्ञान होता तो फिर वो जब CBI के पास केस ही नहीं तो पूछताछ कैसे करेगी? सर एक अंतिम सवाल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं, सामाजिक न्याय विभाग का उनके ऊपर पेंशन को लेकर घोटाले का आरोप है, सरकार अब उनको सख्त कार्रवाई करेगी? क्या FIR दर्ज होगी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ? कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर आज भी अडिग हूं, सरकार कार्रवाई करे। कैमरामैन अपू पाठक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। फिक्र तौनसवी का आज यौम पैदाइश है। 7 अक्टूबर 1918 को जिला मुल्तान में पैदा हुए फिक्र तौनसवी का उर्दू दुनिया पर बड़ा एहसान है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उर्दू दुनिया के नाम वक्फ कर दी और फिक्र तौनसवी का असली नाम रामलाल भाटिया था। फिक्र तौनसवी के यौम पैदाइश के मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश। फिक्र तौनसवी 7 अक्टूबर 1918 को मगरबी पंजाब में जिला मुल्तान के कस्बा शुजाआबाद में पैदा हुए थे, जहां उनके वालिद धनपत राय एक जमींदार के मुंशी थे। बाद में वो डेरा गाजी खान की तहसील तौनसा शरीफ वापस चले आए। तौनसा को ही फिक्र ने अपने नाम का हिस्सा बनाया। फिक्र का असल नाम रामलाल भाटिया था। इब्तिदाई तालीम उन्होंने मिडिल स्कूल में पाई, लेकिन इसी दौरान वालिद के इंतकाल ने खानदान की गुर्बत को और बढ़ा दिया। मैट्रिक करने के बाद FA की तैयारी कर रहे थे कि हालात ने तलाश मुआश पर मजबूर कर दिया। उर्दू जबान और अदब और शायरी में उनकी बचपन से दिलचस्पी थी। यही उर्दू आगे चलकर उनके काम आई। गुजर बसर के लिए उन्होंने प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने, उर्दू में किताबत करने और दीवारों पर इश्तिहार लिखने से लेकर लाहौर के रिसाला अदब लतीफ के दफ्तर में चपरासी बनने तक वो सब कुछ किया जो उनके खानदान में किसी ने नहीं किया था। उनकी जहानत को देखकर अदब लतीफ के इंतजामिया ने उन्हें कई तरक्कियां दी, यहां तक कि उसके मुदीर बन गए। वतन की तकसीम का तूफान उन्हें लाहौर से जालंधर ले आया। अखबारात और रेडियो के लिए तंज़िया मज़ाहिया मज़मून और ड्रामे लिखने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया वो उन्हें दिल्ली ले आया और यहाँ लाहौर से हिजरत करके आने वाले अखबार रोजनामा मिलाप ने उनकी तहरीरों से मुतासिर होकर उन्हें अपना कालम निगार मुकर्रर कर दिया। मिलाप में उनके कालम प्याज के छिलके ने हर तरफ धूम मचा दी। मशहूर अदबी रिसाले 20वीं सदी ने भी उन्हें मुस्तकिल कालम निगार बना लिया। फिक्र तौनसवी जिंदगी भर कलम की मजदूरी करते रहे और उनकी किताबों के ढेर लग गए। हियोले के नाम से उनकी नज़मों और गज़लों का मजमुआ 1947 में ही छप चुका था, लेकिन असल शोहरत उन्हें तंज निगारी से ही मिली। उनकी मशहूर किताबों में आधा आदमी,
बात में घात, छठा दरिया, छिलके ही छिलके, प्रोफेसर बुद्धू, मॉडर्न अलादीन, फिक्रनामा और फिक्रबानी वगैरह शामिल हैं। मैं और मेरी बीवी के उन्वानात से उन्होंने 2 हिस्सों में अपनी आप बीती भी तहरीर की। 24 मई 1987 को 69 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। फिक्र तौनसुवी की वफात ने पूरी उर्दू दुनिया को सोगवार कर दिया, मगर उनकी तहरीरें आज भी मुस्कुरा रही हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।